हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो देखो अपना फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होना चाहिए, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमा को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को चेक कर सकते हो। आपने एक स्प्रिंग लिए मान लो और उसके अंदर आप वाइब्रेशन को नोट करो वहां पर। ठीक है, अगर आपके वाइब्रेशन एक्सट्रीम पॉइंट्स तक जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या आप यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम ले सकते हो। सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन हम वेरी स्मॉल मान लेंगे तो वहां पर अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ये पॉइंट मास साइज मैंने बॉडी ली है जिसका साइज है पॉइंट मास, और ये हमारी इन एक्सटेंसिबल या इन इलास्टिक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है, इन एक्सटेंसिबल है। अब देखो, वैसे तो प्रैक्टिकली इन इलास्टिक स्ट्रिंग लेना पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पेंडुलम को लेकर के करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट मास साइज भी पॉइंट मास साइज ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक मेटेलिक बॉब है और ये कॉटन की एक थ्रेड है, तो काफी हद तक वो आपका इनइलास्टिक होगा। ठीक है, तो अब देखो कि अगर ये बॉब यहां से इधर जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक इधर जाता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इधर ये एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा और ये थीटा मानो। अब देखो, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां पर मैं बॉडी लेके चल रहा हूं और इस बॉडी का मास है m। ठीक है, और ये बॉडी पहले इधर जाएगी और फिर ये वापस आएगी इधर, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी वापस। तो जैसे ही बॉडी यहां से मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस होगी, इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। फिर ये ओवरशूट कर जाएगी इस पॉइंट को, इस तरीके से इसके ऑसिलेशन चलते रहेंगे। ठीक है, यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस या अनदर कोई फ्रिक्शन है वो जीरो लेके चल रहे हैं। तो अब देखो, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर ये होता है। अब हमें वेलोसिटी लेके आनी है। जैसे आपको पता है कि अगर ये बॉडी यहां से इधर डिस्प्लेस करे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x, दैट इज a इसका एम्पलीट्यूड है cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमने कल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमें चाहिए यहां पर वेलोसिटी, तो आप डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये तो वेलोसिटी मिलेगा, इधर a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आप यहां पे डालो इसके अंदर, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा आपका, हाफ एम ए स्क्वायर। अब देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस फाइव का फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा भी आएगा इसके अंदर। तो यहां पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस है स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिखो आप, a स्क्वायर एज इट इज, और ये जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस
स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा 1/2 मास ऑफ द बॉब इज कांस्टेंट, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने सभी टाइप के फ्रिक्शन यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, और इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पर k, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या आएगा a स्क्वायर और 1 माइनस, अब देखो cos ओमेगा t प्लस 5 क्या होगा x बाय a, तो इसको आप क्या पुट कर सकते हो x बाय a, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी यहां से निकल आएगी 1/2 k a स्क्वायर। अब देखो ये इधर जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। काइनेटिक एनर्जी का आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकाल ली है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है कि हमारा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है x एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट है, या किसी भी पॉइंट से आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि हमने बॉडी के ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आप याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आया है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जो k है वो आपका m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये रिजल्ट है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो हम सबसे पहले वर्क डन पे जाते हैं। एनर्जी किसी भी टाइप की हो, अगर आपको वहां पर ऐसे लगे कि हम इसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे डायरेक्टली या इसको, तो आप वहां पर वर्क डन पे चले जाएगा। वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मैं पोटेंशियल एनर्जी को अगर एक तरीके से देखूं तो इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान करके यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं mgh, लेकिन उससे हमारा क्या है, यहां पर कोई मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए आपने एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि हमने यहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जब थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा इधर तो वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा F dx। अब आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे बॉडी इधर से डिस्प्लेस होगी रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसको वापस लेके आएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो F प्रोपोर्शनल टू घटाओगे k आ जाएगा kx, यहां पे क्या लगाएंगे माइनस k, माइनस नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू आप यहां पे अब देखो, फोर्स होता है F डॉट dx, ये भी ध्यान रखना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है F डॉट dx। मैंने बॉडी को थोड़ा सा यहां से इधर डिस्प्लेस किया, मान लो बॉडी ने इधर डिस्प्लेसमेंट किया dx, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो dw क्या बन जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, a डॉट b क्या होता है ab cos थीटा, cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो dw क्या आएगा देखो f dx cos 180 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन बन गया। यहां तक बात समझ आई सबको? देखो दोबारा से बता रहा हूं कि हमने बॉडी को यहां से डिस्प्लेस किया, मान लो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया इधर dx, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, स्मॉल वर्क डन क्या होगा f डॉट dx। f क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स में यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं उतना ही यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर कर रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 180 cos 180 क्या हो जाएगा -1। अब आपको रिस्टोरिंग फोर्स का पता है क्या होता है -kx, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां पे डाल दो, dw क्या बन जाएगा kx dx, ठीक है।
अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं मैं? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्क डन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, बॉडी इधर कॉन्टिन्यूअस डिस्प्लेस हो रही है और वापस आएगी तो कॉन्टिन्यूअस आएगी। जब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन और ये kx dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, dw का क्या हो जाएगा? w, k आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2/2। ठीक है, ये वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये देखो 1/2 kx², 1/2 kx², ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का सम क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम निकाल लेते हैं यहां से। टोटल एनर्जी क्या आएगी देखो, दोनों का सम कर दो आप। Total energy of this particle in simple harmonic motion is 1/2 k x² minus a² plus 1/2 k x²। ठीक है, तो क्या बचेगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 के अंदर जाएगा तो 1/2 k a² minus x² है। ठीक है, ये आपका a² है, a² माइनस क्या है? x²। ठीक है, तो x² वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 1/2 की a²। ये टोटल एनर्जी है, दिस इज आवर टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि अब देखो टोटल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। इसको आप फर्दर एक स्टेप में आगे थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए लिख सकते हो। 1/2 k क्या होता है देखो, k आपका क्या है? m⍵²। ठीक, उसके बाद a क्या है? a एम्पलीट्यूड है, तो 1/2 m⍵ क्या होता है? 2π, 2π का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4π², ν² a²। ये आपकी टोटल एनर्जी निकल आई। ठीक है, अब देखो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? चलिए कैंसिल करने की बजाय यहीं पे रख लेते हैं इसको। अब देखो टोटल एनर्जी है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे। और किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रही, मास ऑफ द बॉडी पे और इसके टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो डायरेक्टली इस पे डिपेंड कर रही है, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हमने यहां से ये एनालाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, कि अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफिकली हम टोटल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फर्स्ट ग्राफ हम लेके चलते हैं, ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपकी इधर टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को आप E लिख सकते हो, और ये इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये ओरिजिन है आपका रेफरेंस पॉइंट को। ठीक, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहां पर एक लाइन लगा दो कि टोटल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब जैसे ही हमने इस बॉडी को यहां से इधर डिस्प्लेस किया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपके एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट है ए एंड बी, जैसे बॉडी ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी टोटल काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, और जब वो वापस आएगी तो यहां आते आते टोटल पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। इस तरीके से फिर काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, तो इंटरचेंज होती रहेगी पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे यहां पर या यहां पर आप अगर देखो तो एनर्जी है वो दोनों का सम होगा। मीन वैल्यू अगर देखें इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, इन दोनों के बीच में पॉइंट देख लो, जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी? इक्वल होगी, हाफ काइनेटिक होगी हाफ पोटेंशियल होगी, और यहां से इधर जाते जाते वो टोटली काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, और यहां से वापस आते आते टोटली पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। ठीक है, तो देखो
अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करूं इधर, तो आपका ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और ये जो डॉटेड वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। देखो मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहाँ पर आपने बॉडी को इधर डिस्प्लेस किया, बॉडी इधर गई, यहाँ जाते जाते कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट से। एक्सट्रीम पॉइंट आपका ये मान लो ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस हमारा ग्राफ क्या है, एनर्जी है। तो ए और बी पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, ठीक। मैंने यहीं से ये ग्राफ प्लॉट किया। देखो आपको पता है जब आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया इधर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ए पॉइंट पे, और जब बॉडी वापस आएगी तो यहाँ आते आते ओ पॉइंट पे वो टोटल पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। तो काइनेटिक यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो काइनेटिक देखो मैक्सिमम है ओ पॉइंट पे, और पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। जैसे जैसे आप इधर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। देखो अगर आप इधर बात करते हो तो इधर पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और काइनेटिक घटती जाएगी। तो देखो यहाँ से इधर चलेंगे इस तरफ तो आपकी काइनेटिक तो घटती जा रही है और पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि इसको आप बी डैश और इसको आप ए डैश बोलोगे तो ये आपका होगा ए डैश, ठीक है, और ये होगा आपका बी डैश। यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब ओवरऑल दोनों का सम क्या रहेगा, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक तो ये ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि एनर्जी वर्सेस टाइम। अब टाइम कौन सा होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉब। जैसे आपका ये बॉब है, ये यहां से इधर गया तो ये इसका t/4 टाइम हो जाएगा, वापस आएगा, हाफ साइकिल पूरी हो जाएगी, t/2 इधर जाएगा, 3t/4 वापस आएगा, फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी t। अगर आप मीन पोजीशन से इसके ऑसिलेशन स्टार्ट करते हो, तो अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो जैसे ही आपका बॉब यहाँ पे आएगा हाफ टाइम हो जाएगा और वापस जाएगा तो फुल टाइम हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में t/4, यहाँ तक आने में t/2, वापस जाने में 3t/4 और वापस यहाँ पहुंचने में फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा t। तो आप एनर्जी को, आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो सेम रहेगी। ये टोटल एनर्जी है दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसका सम कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर ये जीरो है, तो हम टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, और कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब दो बार आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एक साइकिल में और दो बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखो मान लो आपने एक्सट्रीम पॉइंट से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, आपने बॉब को यहाँ पर, अब आपका ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ से आप बॉब को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होगी, उसके पास कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये देखो टोटल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये सॉलिड लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक क्या होगी, मिनिमम। मतलब यहाँ पर तो काइनेटिक होगी नहीं, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो आपका कितना टाइम कंप्लीट होगा, t/4, वापिस इधर आएगा तो t/4 कंप्लीट होगा। तो ये देखो यहां तक का जो टाइम है दैट इज t/4। t/4 टाइम में पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये देखो काइनेटिक मैक्सिमम। उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट को ओवरशूट करके आपका बॉब इधर आएगा तो काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अब आपकी देखो t/4 के आगे पोटेंशियल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो काइनेटिक घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, t/2। जब बॉब यहां पहुंचेगा तो देखो आधा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर जब वापस आएगा इधर तो पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, देखो पोटेंशियल यहां से पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, काइनेटिक बढ़नी स्टार्ट होगी। तो ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, 3t/4, और यहां पर आपका ये फुल टाइम हो जाएगा t। तो इस टाइप से आपकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, आधी आधी होगी, मतलब हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। इन पॉइंट्स पे ए डैश और बी डैश, यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू देखें तो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें बात करनी है इसके अंदर, जैसे कि
हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 k x स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी आपकी है 1/2 k देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो मतलब आपका जो बॉब है वो यहाँ पे है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी देखो x0 काइनेटिक एनर्जी 1/2 k a स्क्वायर, ये तो आपकी टोटल एनर्जी थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, तो वो क्या होगी मैक्सिमम। और इसके लिए देखो इफ x0 मतलब आपका बॉब यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है देखो 0 आ रही है, ठीक है। सेकंड केस आप ले सकते हो इफ x इज इक्वल टू a, अगर आपका x एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 1/2, ये देखो x एक इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगी 0। अगर आपका ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया मतलब आपका वो यहाँ पे आ गया a पॉइंट पे या b पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फिर देखो इफ x इज इक्वल टू a, तो x की जगह a पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी के इक्वल निकल के आ रही है देखो ये, और टोटल एनर्जी आपकी यही होती है 1/2 k स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा देखो मैक्सिमम। जब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये था आपका एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखो क्या होगा, यही डायग्राम हम यूज करेंगे। कंसीडर ए स्मॉल बट हैवी मास suspended through a rigid support with a inextensible inelastic string, practically inelastic string और point mass size possible नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेटेलिक स्फीयर ले लेंगे, छोटा सा मेटेलिक स्फीयर जिसका मास ज्यादा होगा और उसको हम कॉटन थ्रेड से सस्पेंड कर देंगे, तो काफी हद तक हमारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी और फुलफिल हो जाएगी, मतलब ठीक। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, ठीक। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक रिजिड स्पोर्ट है और एक कॉटन थ्रेड से हमने मेटेलिक बॉब को सस्पेंड कर रखा है, और जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं इधर थीटा डिस्प्लेस होगा तो इधर भी थीटा डिस्प्लेस होगा। दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स बी एंड ए। आपने देखा होगा जैसे इसको ऑसिलेट करेंगे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब ये आपका मीन पॉइंट है ओ, मास कितना है इसका, मास m है, जो आपका यहाँ पे बॉब है इसका मास है m, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, ठीक है। जैसे आपने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो देखो वेट नीचे की तरफ लगेगा mg। वेट क्या होता है, एक फोर्स होती है, वेट है वो एक फोर्स है, मास इनटू एक्सीलरेशन है देखो, और फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो जो टेंशन किधर होगा देखो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा ठीक इस तरफ, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को इधर बढ़ा दो आप, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल क्या बनेगा देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा थीटा। अब mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अब इस बॉब को वापस लाने के लिए रिस्पांसिबल कौन है mg sin थीटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब इज F, और यहाँ पे क्या होगा माइनस mg sin थीटा, ओके। ये नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको आप पुट करोगे मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस mg sin थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो क्या है माइनस g sin थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है थीटा माइनस थीटा की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5,
माइनस एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी थीटा कॉमन निकाल लो, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 into 2 into 1 क्या बनेगा 6 प्लस थीटा की पावर 4 फैक्टोरियल 5 क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो 20 ये 60 और 120 120 बन गया ना ये। तो आपका फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 120। ठीक है, फिर माइनस और ये ऐसे चलता जाएगा आगे। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन फुलफिल करनी है तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं हो रही क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर थीटा वेरी स्मॉल कंसीडर कर लेते हैं। हियर थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो ये हायर टर्म्स नेगेट हो जाएगी क्योंकि थीटा स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, थीटा स्मॉल है उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, उसकी फोर्थ पावर और छोटी हो जाएगी और ये 120 1/6 से डिवाइड हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएगी, हायर टर्म्स सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये देखो ये वाली टर्म सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो एक्सेलरेशन क्या बचेगा माइनस जी थीटा। अब देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन आप कैसे निकालोगे, कंडीशन फॉर एसएचएम। ठीक है, तो यहां से आपका ये देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है, यही कंडीशन होती है एसएचएम की। तो हमने क्या किया थीटा वेरी स्मॉल, मतलब ये बिल्कुल धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऐसा हमने अज्यूम किया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो आपको पता है कि एंगल क्या होता है, इस इक्वेशन को देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब जो एंगल है ये क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। यहां पे ये आर्क क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, आर्क अपॉन में रेडियस, और इसकी रेडियस क्या है l, तो एंगल आ जाएगा x बाय l। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं इसको, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा की जगह x बाय l। ये आपका क्या निकल आया एक्सेलरेशन। अब देखो टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। टी क्या है यहाँ पर फुल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो है, जैसे कि बॉब यहां से इधर गया, फोर्थ पार्ट टाइम का वापस आया, आधा टाइम कंप्लीट हुआ इधर गया, 3/4 कंप्लीट हुआ वापस आया, फुल साइकिल का टाइम, मतलब ये एक बार इधर 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 और इधर आने के बाद कंप्लीट होगा फुल साइकिल का टाइम। तो ये होता है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने एक्सेलरेशन ये निकाला था ना कल सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन क्या निकाला था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपका ओमेगा क्या बन रहा है यहां से देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या फिट बैठ रही है, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है जी बाय एल है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट जी बाय एल। ये आप यहां पे डाल दो, तो टाइम पीरियड क्या बन गया 2 पाई बाय अंडर रूट जी बाय एल, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये आपका टाइम पीरियड निकला है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या निकल के आया अपना 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब देखो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेंथ इनफाइनाइट कर दी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, इनफाइनाइट पेंडुलम का टाइम पीरियड 84.6 मिनट निकल के आएगा अगर हम डिराइव करते हैं तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको मिलेगा एक छोटा सा डेफिनेशन इसमें कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। ये टॉपिक समझ में आ गया सबको, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा यहां से। देखो ये कंडीशन निकाली आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है एक्सेलरेशन ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और थीटा क्या होगा, थीटा
आर्क अपॉन में रेडियस, ये देखो थीटा को आपने यहाँ पे डाला इसके अंदर इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन गया। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ये होता है, तो इन दोनों को हमने जब कंपेयर किया तो आपका ओमेगा स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है, जी बाई एल। ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है, जी बाई एल। ओमेगा क्या है, अंडर रूट जी बाई एल। ये ओमेगा यहाँ पे डाला तो टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो अब हम बाद में बात करूंगा कि व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम क्या होता है, ए पेंडुलम whose टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड। ए पेंडुलम whose time period of oscillation is 2 second is called सेकंड पेंडुलम। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो, 2 सेकंड हो, मतलब फुल साइकिल का टाइम क्या हो, 2 सेकंड। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये 2 सेकंड 2 पाई एल बाई जी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ बताओ, तो लेंथ निकाल सकते हो यहाँ से, 2 इंटू जी आपका लगभग 9.8 ले लो, चलो 9.8, और नीचे देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये 4 बन जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, ये एल बाई जी। अब इसको 4 बाय 4 पाई स्क्वायर, जी को इधर ले आओ, जी मान लो 10 है आपका, इज इक्वल टू एल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 बाय पाई स्क्वायर। पाई क्या होता है, 3.14, इसका स्क्वायर लगभग 10 बन जाएगा। तो आपकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाएगी, मतलब 0.9998 समथिंग, 0.999, वो लगभग क्या बन गया, 1 बन गया। तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होती है, 1 मीटर। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, और इसमें हमने डिस्कशन किया अगर इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो आप इन्फिनिटी पे पेंडुलम को सस्पेंड करो अर्थ के सरफेस पे, और उसका पूरा डायग्राम बना के निकालोगे तो 84.6 मिनट आएगा। ठीक है, देखो बच्चों इस पे क्वेश्चन, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, और ये दोनों प्रीवियस ईयर जेईई की क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5 सेकंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपको, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रिवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब ये ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, अब ये क्या कहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7, ये आपको 1.7 गिवन है। ठीक है, हमें ये निकालना है, और टाइम पीरियड हमें ये गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता है। ठीक है, तो देखो हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ द मून, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ क्या है, 3.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा जीई बाय जीएम। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या आ जाएगा, 3.5, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून 9.8 डिवाइड में 1.7 इंटू 3.5, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, डिवाइड करके अंडर रूट देख लेना इसका जो भी आएगा, और यहाँ पर आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में आपका टाइम पीरियड निकल आएगा, टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ये आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बॉब
of pendulum of length L is pulled aside from the equilibrium position, ठीक है, through an angle theta, then released, find the velocity v with which the bob passes through the equilibrium position। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें, एक रिजिड स्पोर्ट है, इससे एक के बॉब है वो सस्पेंड कर रहा है यहाँ पर, और जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, आपने बॉब को इधर साइड में डिस्प्लेस किया, ठीक है, डिस्प्लेस करके आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये कहता है ए साइड, इसको किसी एक साइड में हमने इसको डिस्प्लेस किया, थ्रो एंगल थीटा, फाइंड और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया यहाँ से, फाइंड दी वेलोसिटी v विद व्हिच द बॉब पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको आप O पॉइंट बोल सकते हो, इसको हम A पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस स्पीड से पास होगा ये। जब इसको यहाँ पर ले जाकर के छोड़ेंगे हम वन साइडेड, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है v है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है v डैश है। यहाँ पे वेलोसिटी v डैश कैसे होगी, मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं ले जाकर के छोड़ रहा, मैं इसको थीटा डिग्री साइड में डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। जैसे यहाँ ले जाके छोड़ूंगा तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा वापस, फिर ये इधर जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, v डैश, और यहाँ पे क्या है, v है, ठीक है। तो ग्राउंड से जो हाइट है ये h मान लेते हैं, सरफेस से हाइट इसकी h है। तो यहाँ पर आप देखो, इधर ये जो हाइट h है, तो ये आपका मान लो AB, और ये वाला पॉइंट B हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये C है मान लो, ठीक। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, क्योंकि ये देखो ये रेफरेंस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं रेफरेंस लेवल, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक होगी, यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ mv डैश का स्क्वायर प्लस mgh। तो m तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो v डैश का स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, v डैश का स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमें v निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, निकल जाएगी। अब आपका h है, ये आपको फाइंड आउट करना है h क्या हुआ इसकी टर्म में, स्ट्रिंग की जो लेंथ है इसकी टर्म में आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल से देखो BC क्या आ जाएगा, BC बाय L, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, तो BC की वैल्यू आएगी L cos थीटा। वैसे आपने पहले वाली यूनिट्स में निकाला होगा, ठीक है, ये सबको पता होता है, 1 L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये सब कैसा कुछ आएगा, BC की वैल्यू निकल आई। अब देखो हमें चाहिए OB क्या हो जाएगा, OC माइनस BC, तो OB आपका क्या है, OB आपका H है। अब देखो OC L है और BC क्या होगा, L cos थीटा, तो H क्या आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, ये आप H की जगह इसमें पुट कर दो। तो V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, V डैश का स्क्वायर प्लस 2G, और H है आपका L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये तो यहां से V बन जाएगा अंडर रूट V डैश का स्क्वायर 2GL 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये आपकी स्पीड हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये निकालना था, फाइंड द स्पीड v विद व्हिच द बॉब पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, a point particle of mass 0.1 kg, when particle passes through the mean position, kinetic energy is 8 into 10 की power minus 3 joule। obtain equation of motion of the particle if initial phase of the equilibrium is 45 degree। तो देखो एम्पलीट्यूड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है क्या है, 0.1 मीटर, मास आपको गिवन है 0.1 kg, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के जूल। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इफ इनिशियल फेज आपका क्या है 45 डिग्री, 45 का मतलब पाई बाय 4, ठीक है, 180/4 45 आ जाएगा। अब देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी
पार्टिकल इन एसएचएम बोला इसमें, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, हाफ k a स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो पॉइंट, अब यहाँ पर देखो सोचने वाली बात है, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास दिस एक्सक्लूडिंग सिंपल हार्मोनिक एम्पलीट्यूड दिस व्हेन पार्टिकल पासेस फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी दिस, पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए मैंने a स्क्वायर लिखा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या लिखता a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मीन पोजीशन फॉर्मूला तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन फॉर मीन पोजीशन देखो, फॉर मीन पोजीशन x0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, a भी गिवन है, m भी गिवन है, तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं। 8 × 10⁻³ 1/2.1 ओमेगा स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है, तो ये 0.1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, देखो आंसर क्या आएगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकलेगी 8 × 2 = 16 × 10⁻³ ठीक है, और ये 0.1 क्या हो जाएगा 0.01 और फिर ये तो नीचे आ जाएगा 0.001 = ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये पॉइंट हटाओगे नीचे ऊपर जाएगा 10⁻³ 16 बच जाएगा, इसका अंडर ओमेगा आ जाएगा आपके पास 4 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा निकल गया। क्या कहता है आगे, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है पार्टिकल की। इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है x = क्या होता है a sin ओमेगा t + पाई, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी पार्टिकल की। तो x = a आपका है, एम्पलीट्यूड क्या है देखो 0.1 साइन ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली है 40 प्लस इनिशियल फेज क्या है देखो 45 का मतलब π/4, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सक्यूट करेगी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे इसको। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने बेटे मैक्सिमम ट्राई करने हैं, ठीक है।